चलो लेट्स कम बैक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन, ट्रांसफर के बारे में अपने को क्या पता है? जो पता है वही इन्होंने वापस से बोला है। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। कितने भी बार ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, राइट? व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, द इंस्ट्रूमेंट इज डीम्ड टू हैव बीन नेगोशिएटेड। नाउ क्या बोल रहे हैं वो? अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो नेगोशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो नेगोशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डिलीवरी करना पड़ेगा। और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करना पड़ेगा। बस वही वो बोल रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी व्हेन पेएबल टू बियरर और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी व्हेन पेएबल टू ऑर्डर। Promissory note, bill, check payable to bearer negotiable by delivery or payable to order negotiable by endorsement and delivery. Now, X drew a check for 50,000 payable to Y and delivered to him. Y endorsed the check in favor of Z but kept in his table के drawer में, right? X ने Y को दिया, Y ने endorse कर दिया but Z के नाम पे, but अपने drawer में रखा, delivery नहीं किया। Subsequently, Y died, उसके बाद में Y की मृत्यु हो गई। Z उसके यहां पर आया था सांत्वना देने, उसके बाद में उसको वहां पर उसके ड्रॉअर में अपने नाम का चेक मिला, उसने उठा लिया। क्या इन दिस केस Z वहां पे क्लेम कर सकता है वो अमाउंट को? नहीं। Z डज नॉट बिकम द होल्डर बिकॉज नेगोशिएशन वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द चेक। उसके नाम पर एंडोर्समेंट हुआ था बट डिलीवरी नहीं हुई। Negotiation by delivery. Promissory note, bill of exchange और check is payable to bearer is negotiable by delivery. ठीक है, ये तो पता है। अब वो क्या बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं रह सकता कि ये हुआ तो पे करूंगा, राइट? बट डिलीवरी कंडीशनल रह सकती है। ए ने बी को बोला मैं तेको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे लिख लिख के, बट ये डिलीवरी इफेक्टिव कब रहेगी? व्हेन दैट सर्टेन थिंग हैपेंस और व्हेन दैट थिंग डज नॉट हैपन। तो डिलीवरी कैन बी कंडीशनल, इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कंडीशनल, बट डिलीवरी कंडीशनल हो सकती है। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल और चेक डिलीवर्ड ऑन अ कंडीशन, और अगर वो कंडीशनल है तो वो डिलीवरी इफेक्टिव कब तक नहीं रहेगी? जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तब तक। On condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable unless such event happens. A ने B को बोला था मैं तेको डिलीवर कर रहा हूं, बट ये डिलीवरी इफेक्टिव तभी रहेगी जब वो शिप जो अभी समुद्र में है वो वापस आएगी। जब तक शिप वापस नहीं आती तब तक ये डिलीवरी इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, B ने शिप आने के पहले ये इंस्ट्रूमेंट अगर C को दे दिया, समझो, तो क्या ये वैलिड रहेगा? सी उससे ए से क्लेम कर सकता है क्या? आइडियली नहीं कर सकता, बट इसका अपन ने क्या बोला था? एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ कंडीशन। देखो यहां पर ए ने डिलीवर किया था बी को विद अ कंडीशन कि मैं डिलीवर कर रहा हूं बट इट इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब बी ने क्या किया? ये सी को दे दिया। सी ने जो एक्वायर किया ना, वो एक्वायर किया उसने फॉर वैल्यू, कुछ तो भी चीज के अगेंस्ट उसने जो है उसको प्रॉमिसरी नोट मिली थी, उसने कुछ बेचा था बी को फॉर एग्जांपल, कुछ तो भी किया था, उसके अगेंस्ट उसको वो मिला। एंड ये जो कंडीशन थी ना ए ने बी पे डाली हुई कि वो शिप आने तक नहीं होगा इफेक्टिव, ये सी को पता नहीं था। दैट इज उसने विदाउट द नोटिस ऑफ कंडीशन एंड इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एक्वायर किया है, तो यहां पर सी कैन एनफोर्स भले ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। वापस से एक बार इधर सब लोग, ए ने बी को डिलीवर किया पर क्या बोला? जब तक शिप वापस नहीं आती तब तक, अरे यार शिप नहीं है, जब तक शिप वापस नहीं आती तब तक ये डिलीवरी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसने भले ही दे दिया बी को, बट ये इफेक्टिव है क्या? नहीं। बी पैसे मांग सकता है ऐसे? नहीं। बट बी ने क्या किया होशियार ने? वो सी को दे दिया। अब सी ने जो ये लिया था ना बी से, वो अगेंस्ट समथिंग लिया था, कुछ तो भी वैल्यू दे करके लिया था, कुछ तो गुड्स बेचा था वगैरह, उसके अगेंस्ट उसको मिला था।
और ये जो ए ने कंडीशन डाली थी ना बी पे, इसके बारे में सी को कुछ पता नहीं था बेचारे को, तो यहां पर सी को प्रोटेक्शन मिलेगा, दैट इज वो बिना शिप के वापस आए भी ये अमाउंट ए से क्लेम कर सकता है। वही वो लाइन है, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट द नोटिस ऑफ कंडीशन। देन नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट करना ही पड़ेगा, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में जरूरी है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जरूरी। डिलीवरी अगेन देखो, बियरर हो चाहे ऑर्डर हो, डिलीवरी तो लगेगी ही, डिलीवरी तो लगेगी ही कोई भी इसमें। अब डिलीवरी जो है इट कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव मतलब कहां पर, यहां पर जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में था वैसा नहीं, एक्चुअल यहां पर मतलब व्हेन द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस हैंड फिजिकली, एक पर्सन से जिसको डिलीवर करना था वो फिजिकली दे दिया। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या? व्हेन डिलीवर्ड टू द एजेंट और क्लर्क और सर्वेंट और ऑफ द एंडोर्सी ऑन हिज बिहाफ, जिसको देना था उसके सर्वेंट को, एजेंट को, क्लर्क को अपन ने दे दिया, इट इज एज गुड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नेक्स्ट, essential, delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making। ऑब्वियसली जब अपन इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, बना करके सामने वाले को देना पड़ेगा ना, तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहेगा। एंडोर्समेंट कर रहे हैं अपन, दूसरे किसी को नेगोशिएट कर रहे हैं, तब तो देना ही पड़ेगा, बट शुरुआत में जब बना रहे हैं तब भी तो देना ही पड़ेगा ना इंस्ट्रूमेंट, बिना डिलीवरी के थोड़ी वैलिड रहेगा वो। The rights in the instrument are not transferred unless after the endorsement also it is delivered। अच्छा, if a person makes the endorsement, एक पर्सन ने एंडोर्समेंट कर दिया बट डिलीवरी करने के पहले एंडोर्सर डाइज, तो क्या एंडोर्सर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। The legal representative of the deceased cannot negotiate the same by mere delivery thereof। क्योंकि ये नीचे एकदम लास्ट में, a legal representative is not an agent of the deceased। सॉरी, यस, उसके लिए अपने को और आगे आएगा स्पेसिफिक प्रोविजन दी हुई। नाउ डिलीवरी इफेक्टिव कब रहेगी? एज बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन, ये देखो ये अगेन यहां पर जो पैराग्राफ इन्होंने दो दिए हैं थोड़े से वियर्ड है, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ऊपर की जो प्रोविजन है उसी को उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसमें लिख दिया है, एक बार पढ़ के छोड़ देना, छोड़ भी दिया तो चलेगा। क्या बोल रहे हैं वो? बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन इमीडिएट रिलेशन, जैसा प्रोमिसर टू प्रोमिसी या फिर ड्रॉवर टू ड्रॉई, इनके बीच में डिलीवरी इफेक्टिव कब रहेगी या फिर डिलीवरी कैसे की जानी चाहिए? डिलीवरी टू बी इफेक्चुअल मस्ट बी मेड बाय द पार्टी मेकिंग, एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग इंस्ट्रूमेंट और बाय अ पर्सन ऑथोराइज बाय हिज बिहाफ। उस एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को देना होगा। दूसरे वाले पॉइंट में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ कंडीशनल डिलीवरी की। जो कंडीशनल डिलीवरी है ना उसी के बारे में लिखा है, एज बिटवीन सच पार्टीज एंड एनी होल्डर अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स इट मे बी शोन दैट इंस्ट्रूमेंट वाज डिलीवर्ड कंडीशनली एंड नॉट फॉर पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग एब्सोल्युटली द प्रॉपर्टी देयर। ठीक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेजर जो एक चंक था वो अपना यहां पर हुआ है। दूसरा वाला जो है इट्स रिलेटिंग टू डिसऑनर एंड रूल्स एंड कॉम्पेंसेशन एंड प्रेजेंटमेंट एवरीथिंग। डिसऑनर इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चेक इश्यू किया, अब ये मिस्टर बी को इश्यू किया मिस्टर ए ने, अब मिस्टर बी डिपॉजिट करेगा बैंक में, राइट? क्या होगा, ये वाली बी की बैंक ए को पूछेगी और ए की बैंक यहां से पैसे दे देगी। बी ने चेक जमा किया बट क्या हुआ,
जब इसकी बी की बैंक ने ए की बैंक को पूछा ना, ए की बैंक क्या बोली, अरे भाई ए के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, उसने फिर भी चेक इशू कर दिया। या फिर ए ने बोला था अपनी बैंक को कि भाई कोई भी चेक मैक्सिमम पेमेंट करना 10,000 तक का, और उसने चेक इशू कर दिया 20,000 का, तो भी यहां पर इसकी बैंक पेमेंट करेगी क्या, नहीं करेगी। ऐसे टाइम पर अगर ऐसा सिनारियो हो जाता है ना, तो इट इज सेड दैट चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, राइट। ऑनर होना चाहिए था बट अब वो डिसऑनर हो गया है, और ये डिसऑनर को नहीं, क्या ऑफेंस माना जाता है, काइंड ऑफ क्राइम एक माना जाता है। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी और फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इन होल और इन पार्ट फॉर एनी डेट और लाइबिलिटी इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड, ये ब्रैकेट वाला पार्ट एक बार के लिए छोड़ दो अभी, इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड बिकॉज या तो अमाउंट था नहीं, इनसफिशिएंट था, या फिर इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड बाय एन अग्रीमेंट मेड विद द बैंक। उसने बोला था बैंक को 10,000 ही पे करना, बट उसने चेक 20,000 का कर दिया, जिसकी वजह से बैंक ने पेमेंट नहीं किया। ऐसे केस में सच पर्सन जिसने चेक इशू किया ना, ही इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट, कितनी हो सकती है, 2 साल तक, और फाइन कितनी हो सकती है, फाइन भी may extend to twice the amount of the check or with both। अब ये 138 जो सेक्शन है, डायरेक्टली डिसऑनर होते से ही अप्लाई हो जाएगा क्या ये चेक, सॉरी सेक्शन, ये पनिशमेंट सब कुछ नहीं। वो क्या बोलते हैं, चेक डिसऑनर हो गया ना, उसके बाद में भी एक मौका दिया जाना चाहिए सामने वाले को। ए ने बी को चेक इशू किया था, ठीक है, ए ने बी को इशू किया था, बी ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, इसकी बैंक ने ए की बैंक को पूछा, ए की बैंक ने क्या कर दिया, मना कर दिया, बोले पैसे ही नहीं है। वो चेक क्या हो जाएगा, वापस से ये बैंक के पास में आ जाएगा। ये बैंक अपने बी को बोलेगी कि भैया देखो तुमने जो चेक डिपॉजिट किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ये बी को इंटीमेशन मिला बैंक से। अब 138 अप्लाई होने के लिए क्या बोलते हैं वो, डायरेक्टली तुम सामने वाले पर केस नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर बी ने ए को नोटिस देना होगा कि भाई ए तूने चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया है। ये नोटिस कितने दिन में देना होगा उसने, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द बैंक। बी के पास में जब बैंक से इंटीमेशन आया था ना, उसके 30 डेज में उसने ए को बोलना होगा कि भाई देख तेरा चेक डिसऑनर हो गया है। बी ने जब ए को नोटिस दिया, उसके बाद में उस दिन से ए को कितना टाइम मिलेगा, 15 डेज। 15 डेज का ए को टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। अगर ए ने 15 डेज में पेमेंट कर दिया बी को, तो इट विल बी कंसिडर्ड गुड, और वहां पर कोई 138 अप्लाई नहीं होगा। बट अगर इसने 15 दिन में भी पेमेंट नहीं करता है ये, तो फिर उस केस में उस पर वो लाइबिलिटी आ जाएगी, इंप्रिजनमेंट, फाइन वगैरह सब, ठीक है। when section 138 shall be not applied unless following conditions are complied। अच्छा, एक और बेसिक चीज क्या यहां पर जरूरी है, चेक हैज बीन प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड ऑफ 3 months। जो वैलिडिटी पीरियड है ना, उसमें चेक प्रेजेंट करना जरूरी है, और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। मतलब हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक भी रहते हैं, मतलब आपने डेट आज चेक आज इशू किया, बट उस पर डेट 10 दिन बाद की डाली, फिर वो वहां से 10 दिन जो है चेक, वहां से 3 महीने जो है चेक वैलिड रहेगा। देन डिमांड फॉर पेमेंट, अगर डिसऑनर हो जाता है, देन पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स मेक्स अ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर। कितने दिन में, विद इन 30 days of the receipt of information by the bank regarding the return of the check as unpaid। उसके बाद में जो ड्रॉवर है उसको कितना टाइम मिलेगा, द ड्रॉवर इफ फेल्स टू मेक द पेमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ द सेड नोटिस फ्रॉम द पे और ड्रॉई, ड्रॉई नहीं पे, ड्रॉई तो बैंक है, अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो फिर वो लाइबिलिटी आ जाएगी।
अ पोस्ट डेटेड चेक, नीचे एग्जाम्पल में, अ पोस्ट डेटेड चेक इज डीम्ड टू हैव बीन ड्रॉन ऑन द डेट इट बियर्स एंड द 3 months पीरियड फॉर सेक्शन 138 इज टू बी काउंटेड फ्रॉम दैट डेट। अगेन अपने को लास्ट में पेनल्टी वापस दी है, क्या पेनल्टी रहेगी? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और विथ बोथ। अब प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, ये क्या बोलते हैं? ऊपर वाला अपन ने जो ब्रैकेट छोड़ा था, वो ब्रैकेट में क्या लिखा था? अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन और सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मियर मॉरल ऑब्लिगेशन और एज एन इलीगल कंसिडरेशन वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। मतलब ये 138 अप्लाई कब होगा? ओनली एंड ओनली इफ आपने कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए चेक इशू किया था। आपने कोई चीज खरीदी थी, आपकी लाइबिलिटी थी, और वो डिस्चार्ज करने के लिए, कोई पेमेंट करने के लिए आपने चेक इशू किया था, वहीं पर ये अप्लाई होगा। अगर आपने एज अ गिफ्ट या जस्ट एज अ चैरिटी या कोई इलीगल कंसिडरेशन के लिए या कोई और चीज के लिए आपने ऐसे ही चेक इशू किया था, तो वहां पर फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बट कभी भी अगर चेक डिसऑनर हुआ ना कोई भी, तो लॉ बोलता है हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे कि ये आपने लाइबिलिटी पे करने के लिए ही इशू किया था। मतलब हम बाय डिफॉल्ट 138 लगा देंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप आकर के उसके अगेंस्ट अगर जो कुछ है तो वो प्रूफ करो। समझा क्या ये वाला पॉइंट? प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, व्हेन डिसऑनर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट होल्डर हैज रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी। कोई डेट के, कोई लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए ही मिला है। बट दिस इज अ व्हाट? रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। दैट इज ए प्रिजम्पशन को आप डिनाई कर सकते हो, इसको रिब्यूट कर सकते हो। द पर्सन इशूइंग इज एट द लिबर्टी टू प्रूव टू द कॉन्ट्ररी। एंड डिफेंस नॉट अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन। जो पर्सन ने डिसऑनर किया है ना, वो बाद में ऐसा नहीं बोल सकता कोर्ट में कि अरे जब मैंने चेक इशू किया था तब मेरे पास कोई रीजन नहीं था ये बिलीव करने का कि चेक डिसऑनर हो जाएगा, मेरे को लगा ऑनर हो जाएगा, मेरे को लगा ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई वो डिफेंस नहीं दे सकता डिसऑनर के टाइम पर, जब उस पर केस चलता रहेगा तब। नाउ प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेजेंटमेंट क्या बोलता है? देखो, प्रेजेंटमेंट मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट को सामने वाले को प्रेजेंट करना, दिखाना, देना। अब प्रेजेंटमेंट काय के लिए हो सकता है? सबसे पहले तो रह सकता है फॉर एक्सेप्टेंस। देखो, एक तो रहेगा बेसिक पेमेंट के लिए, अपने को पेमेंट चाहिए, अपने पास में अपन होल्डर है तो अपन सामने वाले को ले जाकर के प्रेजेंट कर देंगे, भाई ला पेमेंट दे दे। एक हो सकता है फॉर एक्सेप्टेंस। कब एक्सेप्टेंस मांगते हैं अपन? कौन से केस में मांगते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस की जरूरत लगती है, राइट? अब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अपन ने अगर प्रेजेंट किया एक्सेप्टेंस के लिए तो उसके रूल क्या है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई देयर ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस बाय द पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड एक्सेप्टेंस। कौन प्रेजेंट करेगा उसको एक्सेप्टेंस के लिए? जो मेकर है, जो उससे एक्सेप्टेंस डिमांड कर सकता है। अब वो कब प्रेजेंट करना पड़ेगा? विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। आपने बनाया आज और 3 साल बाद प्रेजेंट किया तो इट इज नॉट रीजनेबल। अगर आपने डिफॉल्ट किया प्रेजेंटमेंट में ऐसा, तो नो पार्टी देयर टू इज लायबल। अच्छा, आपने बनाया, एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना चाहा, बट जिसको एक्सेप्टेंस के लिए अपने को देना है ना, वो मिल ही नहीं रहा वो पर्सन, तो फिर क्या होगा? बिल इज कंसिडर्ड डिसऑनर्ड। या फिर ऐसा डिसाइड हुआ था कि प्रेजेंटमेंट करना, बट ये स्पेसिफिक प्लेस पर ही करना, तो फिर आपको उस स्पेसिफिक प्लेस पर ही एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा। अगर उस प्लेस पर ड्यू डेट पर वो पर्सन नहीं मिला तो इफ इट कैनॉट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, देन बिल अगेन इज कंसिडर्ड डिसऑनर्ड। प्रेजेंटमेंट हर बार फिजिकली जाकर के करना जरूरी है क्या? नहीं। वेयर ऑथोराइज्ड, प्रेजेंटमेंट थ्रू पोस्ट और रजिस्टर्ड लेटर इज ऑल्सो सफिशिएंट। वेयर ऑथोराइज्ड, जहां पर मतलब उन्होंने डिसाइड किया है, चलता है वैसा।
देन प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, देखो एक हो सकता है एक्सेप्टेंस के लिए, एक हो सकता है पेमेंट के लिए। अपन ने एक देखा था बीच में एग्जांपल टाइम डिमांड में, मैंने ऐसा लिखा था 5 डेज आफ्टर साइट। वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी क्या थी, आपको पहले साइट के लिए बताना पड़ेगा, ये देखो मेरे पास है, उसके 5 दिन बाद वापस से पेमेंट के लिए बताना पड़ेगा। अभी अपन बात कर रहे हैं वो साइट के लिए, उस साइट का प्रेजेंटमेंट कैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ फॉर द साइट। अगर वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट में ऐसा है कि साइट जरूरी है तो दिखाने के लिए प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है। बाय अ पर्सन एंटाइटल्ड टू डिमांड पेमेंट, कितने टाइम में, अगेन विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज मेड एंड इन बिजनेस आवर्स ऑन अ बिजनेस डे। मैंने लिखा था 5 डेज आफ्टर साइट आई प्रॉमिस टू पे। वो जब भी ला करके दिखाएगा उसके 5 दिन बाद मैं पेमेंट करूंगा। अब वो ला करके कभी भी दिखा सकता है, बट वो कभी भी शुड बी रीजनेबल। इन डिफॉल्ट अगर अपन ने प्रेजेंटमेंट साइट के लिए नहीं किया तो नो पार्टी इज लायबल। ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिबरेशन, अगेन एक्सेप्टेंस के लिए अगर अपन ने प्रेजेंटमेंट किया है, वहां पर क्या बोलते हैं वो, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई, जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, 48 आवर्स का टाइम मांग सकता है। अ बिल exchange presented to him for acceptance, allow the drawee 48 hours to consider whether he will accept it or not। मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं ऐसा बताने के लिए मेरे को 48 आवर्स दो, तो 48 आवर्स उसको देना जरूरी है फॉर एक्सेप्टेंस, और वो भी एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। बीच में पब्लिक हॉलीडे आ गया तो वो काउंट नहीं होगा। अब आते हैं अपन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है ऑब्वियसली। अपन जब जाकर के सामने वाले को देंगे, दिखाएंगे, तभी तो पेमेंट मिलेगा अपने को, प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय द मेकर, एक्सेप्टेड, ड्रॉई, जो भी है। अगर डिफॉल्ट होता है, प्रेजेंटमेंट नहीं होता है, तो अदर पार्टीज आर नॉट लायबल देयर ऑन। और जहां पर ऑथोराइज्ड है वहां पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी प्रेजेंटमेंट हो सकता है। एक एक्सेप्शन वो क्या बोलते हैं, अगर प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड है ना, विच इज नॉट पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस डिसाइडेड नहीं है कि यहां पर ही आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, एंड इट इज पेएबल ऑन डिमांड, तो वहां पर ऐसा कोई फॉर्मल प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑन डिमांड है, जब आप बोलोगे तभी, वहां पर ऐसा कोई प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। अब ये बीच में एक और इन्होंने छोटा सा पैराग्राफ अपने को दे दिया है चेक से रिलेटेड। क्या बोला है उन्होंने, ट्रंकेटेड चेक की अपन ने बात की थी, राइट, वो ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होते रहता है, राइट। अब वहां पर फॉर एग्जांपल बैंक ए, बैंक बी, बैंक बी के पास में फॉर एग्जांपल फिजिकल कॉपी है, उसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ए को भेज दिया। अब ए को वो इमेज क्लियर नहीं है या फिर उसको फर्दर डिटेल्स वेरीफाई करनी है, तो वो क्या कर सकती है, बी से फिजिकल चेक की कॉपी मांग सकती है। ट्रंकेटेड चेक इज फॉर प्रेजेंटमेंट, ड्रॉई बैंक इज एंटाइटल्ड टू डिमांड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रंकेटेड चेक। जिस बैंक ने पेमेंट करना है ना, वो ट्रंकेटेड चेक के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अगर उसको जेन्युइनली सही में कुछ लग रहा है, कुछ दिक्कत है, कुछ क्लियर नहीं है, तो वो मांग सकती है। बट उसने मांगा तो इट शैल बी रिटेन्ड बाय द सेम बैंक, जिसने मांगा है ड्रॉई बैंक ने, उसने उसको फिर संभाल के रखने की भी जिम्मेदारी उसकी रहेगी। अच्छा, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटमेंट कौन से टाइम पर होना चाहिए, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। 10 तारीख को प्रेजेंटमेंट करना है, बट 10 तारीख को कब, ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स। अगर बैंक में अपने को प्रेजेंट करना है तो विद इन बैंकिंग आवर्स, ऐसा नहीं कि रात को 2-3 बजे कभी भी अपन उठे सुठे मांग रहे, दैट वोंट बी वैलिड। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर डेट और साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी हो तब वो प्रेजेंट करना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। लाइक अपन ने लिखा था 10 days आफ्टर डेट या 10 days आफ्टर साइट,
तो वो साइट के बाद में 10 दिन कंप्लीट होने पर या फिर डेट के बाद में कंप्लीट होने पर मैच्योरिटी पर भी प्रेजेंट करना जरूरी है, तभी तो पेमेंट मिलेगा। प्रेजेंटमेंट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट, देखो अगर प्रॉमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट है, पहली है 10 तारीख को, दूसरी है 25 तारीख को, तीसरी है इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट महीने की 5 तारीख को। आपको यहां पर जो प्रॉमिसरी नोट है, ए ने बी को ऐसे इशू किया था, बोले 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है, 10, 25 और 5। तो यहां पर फिर प्रेजेंटमेंट कब करना होगा, बी ने तीनों बार करना होगा, बट यहां पर 3 दिन का टाइम मिलता है। ऑन द थर्ड डे it must be presented for payment on the third day after the date fixed for payment of each installment। मतलब 10 का पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट कब होगा, 10th वाली इंस्टॉलमेंट का 13th, 25 का 28, 5 का 8th। एंड नॉन पेमेंट ऑन सच प्रेजेंटमेंट हैज द इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट सामने वाला पे नहीं करता है, इट इज एज गुड एज उसने मैच्योरिटी पर पेमेंट नहीं किया है ना। ये 68 और 69 ये दोनों भी सेम ही सेक्शन, सेम ही चीज बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू चार्ज द पार्टी एनी पार्टी देयर टू, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस। अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस बोली है कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट का प्रेजेंटेशन प्रेस्टीज पॉइंट पर ही करना पड़ेगा, तो प्रेस्टीज पॉइंट पर करना ही जरूरी है। नीचे भी वही बोला है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस ओनली। बस वो सेक्शन में डिफरेंस क्या है, दोनों सेक्शन में अलग अलग पार्टीज की लाइबिलिटी आती है। अगर आपको इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी मतलब कोई एंडोर्सर, एक्सेप्टर, इसकी लाइबिलिटी अगर बोलेंगे तो अपन इट विल बी अंडर सेक्शन 68, बट फॉर मेकर और ड्रॉवर उसकी लाइबिलिटी आई तो इट वुड बी अंडर सेक्शन 69। सेम चीज है, बट लॉ की टेक्निकल बस वो डिफरेंस है। इसकी लाइबिलिटी अंडर दिस सेक्शन, वो पर्सन की लाइबिलिटी अंडर दैट सेक्शन। अच्छा, कोई स्पेसिफाइड प्लेस डिसाइडेड नहीं है तो कहां प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो एट द यूजुअल रेसिडेंस ऑफ द मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर एज द केस मे बी। अच्छा, अगर यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी नहीं है, तो फिर कहां प्रेजेंटमेंट होगा, जहां वो पर्सन मिले ना वहां बोले आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको। इन केस देयर इज नो फिक्स्ड रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस, सच प्रेजेंटमेंट मे बी मेड इन पर्सन वेर एवर ही कैन बी फाउंड। रास्ते पे मिले रास्ते पर, क्लास में मिले क्लास में, जहां पर मिले वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर, चेक का भी प्रेजेंटमेंट करना जरूरी है। बी प्रेजेंटेड एट अ बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन बिफोर रिलेशन बिटवीन ड्रॉवर एंड हिज बैंकर हैज बीन अल्टर्ड। क्या बोल रहे हो, ए ने चेक इशू किया बी को, अब ए ने अपना अकाउंट बंद करने के पहले उस बैंक में ऑब्वियसली बी ने प्रेजेंटमेंट कर देना चाहिए, राइट। बी प्रेजेंटेड एट द बैंक अपॉन विच इट इज ड्रॉन। नाउ प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, कोई भी पर्सन है, ए ने इशू किया बी को, बी ने वो चेक एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने एंडोर्स कर दिया डी को, तो यहां पर ए बी सी किसी की भी लाइबिलिटी आने के लिए एक चीज क्या जरूरी है कि डी ने प्रेजेंटमेंट करना होगा, और प्रेजेंटमेंट कितने टाइम में करना होगा, विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी। रीजनेबल टाइम मैक्सिमम कितना रह सकता है चेक के केस में, 3 months। देन इंस्ट्रूमेंट अगर पेएबल है ऑन डिमांड, तो जब आप बोलोगे तब पेमेंट हो जाएगा, राइट। आपको लेकिन मांगना तो पड़ेगा सामने वाले को। आप कब मांग सकते हो, विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द होल्डर। ये सब बेसिक जनरल प्रोविजंस है, बट कभी कुछ पूछ लें तो पूछ लें। नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट। श्रुति, योर पॉइंट क्या बोलते हो,
अगर आपको प्रेजेंटमेंट करना है फॉर एक्सेप्टेंस और फॉर पेमेंट, इट मे बी मेड टू द ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट। वो मेन पर्सन के बजाय आप उसके एजेंट को भी प्रेजेंटमेंट कर सकते हो फॉर एक्सेप्टेंस और फॉर पेमेंट ऑफ द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर, एज द केस मे बी। अच्छा, जो मेकर वगैरह था, अगर उसकी डेथ हो गई है तो मेकर एक्सेप्टर हैज डाइड, देन टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप उसको पेमेंट के लिए बोल सकते हो, भाई पेमेंट कर दे। या फिर अगर वो मेकर एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो फिर आप किसको दोगे? असाइनी को, उसके जो ऑफिशियल असाइनी रहता है। सो बाय और टू एजेंट चलेगा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज चलेगा। प्रेजेंटमेंट, एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट। देखो वैसे तो ऑन टाइम प्रेजेंटमेंट होना जरूरी है, बट प्रेजेंटमेंट डिले हो गया जिसमें जो प्रेजेंट करने वाला है ना उसकी गलती नहीं थी, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, कोविड का लॉकडाउन लग गया, अब उसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता, प्रेजेंटमेंट नहीं हो सकता, तो उस केस में डिले caused by circumstances beyond the control of holder are not imputable to his default, misconduct और negligence। वहां पर डिले जो है कंडोन किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, पर वहां पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर की? when the cause of delay ceases to operate, presentment must be made within reasonable time। जैसे ही वो कारण समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, as soon as possible आपने प्रेजेंटमेंट कर देना होगा। Now, when presentment is unnecessary, presentment कब जरूरी नहीं रहेगा? No presentment is necessary and the instrument is dishonored at the due date in any of the following cases। सबसे पहला, if the maker drawee acceptor intentionally prevents the presentment। ए ने बी को इश्यू किया था प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी, बी प्रेजेंटमेंट करने के लिए तैयार है, बट ए कुछ तो भी ऐसा कर रहा कि वो इंटेंशनली बी को रोक रहा है प्रेजेंटमेंट करने से। उस केस में प्रेजेंटमेंट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट इज कंसिडर्ड डिसऑनर। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेएबल है एट अ बिजनेस प्लेस, ऐसा डिसाइडेड हुआ था कि प्रेजेंटमेंट बिजनेस की प्लेस पर होगा, बट जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन वो पर्सन जो मेकर है जिसको प्रेजेंटमेंट होना है वो अपनी दुकान बंद करके बैठा है यूजुअल आवर्स में, he closes such place of business on business day during usual hours। या फिर ए ने बोला था बी को कि प्रेजेंटमेंट नहीं, क्या लोनावाला में मेरा एक घर है वहां पर आकर कर देना। बी गया यहां से लोनावाला करने के लिए, बट वहां पर जाकर देखा तो ताला है, कोई है ही नहीं वहां पर अटेंड करने के लिए। नाइदर ही नॉर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू पे अटेंड्स एट सच प्लेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। या फिर कोई स्पेसिफाइड प्लेस डिसाइडेड थी और वहां पर वो पर्सन नहीं मिलता है, जैसा ऊपर वाला पॉइंट था वैसे। इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेएबल, अच्छा ऊपर वाला तो है, एक और चीज क्या है, इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेएबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड। अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस डिटरमाइंड नहीं है तो अपन ने क्या बोला था, प्रेजेंटमेंट कहां पर हो सकती है? जहां पर मिला वहां पर कर सकते हैं, बट वो मिल ही नहीं रहा तो वहां पर भी इट इज कंसिडर्ड डिसऑनर। देन और कौन से केस में प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है? एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयरविथ इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। एक पार्टी ने बोला दूसरे को कि भाई तू प्रेजेंटमेंट मत कर, चलेगा, मैं वैसे ही पेमेंट कर दूंगा, ऐसा उसने अगर बोला तो वहां पर भी प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। एज अगेंस्ट द पार्टी if after the maturity with the knowledge that instrument has not been presented, देखो यहां पर ए ने बी को इश्यू किया था कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट वगैरह, बी ने प्रेजेंटमेंट करना था बट उसने नहीं किया,
ए को पता है उसने प्रेजेंटमेंट नहीं किया, बट ए क्या किया, ए अच्छा आदमी था, उसने अभी पार्ट पेमेंट कर दिया। पार्ट पेमेंट कर दिया इसका मतलब उसने विदाउट प्रेजेंटमेंट भी एक्सेप्टेंस दे दिया है, वहां पर प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। पार्ट पेमेंट कर दिया, या फिर प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट ड्यू देयर ऑन, या फिर प्रॉमिस कर दिया भाई तूने प्रेजेंटमेंट नहीं किया फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूं तेरे को पेमेंट करूंगा, या फिर वेव्स हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट। ए जो है वो फायदा उठा सकता था इस बात का कि भाई तूने पेमेंट प्रेजेंटमेंट नहीं किया, अब मैं पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं हूं, बट वो अपना ये फायदा या फिर राइट वेव कर देता है, बोले तू तेरी गलती हो गई जान दे, कोई बात नहीं, मैं फिर भी पेमेंट कर दूंगा। ऐसे केस में भी प्रेजेंटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड लास्ट पॉइंट, एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट। अगर प्रेजेंटमेंट करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था ड्रॉवर के इससे, देखो इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। क्या हुआ, ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट इश्यू किया, बी ने वो एंडोर्स कर दिया सी को, ठीक है। अब ड्यू डेट पर सी ने ए को प्रेजेंट करना था वो, बरोबर, सी ए से ही मांगने जाएगा ना, सी ने ए को प्रेजेंट करना था, बट सी ने ड्यू डेट पर ए को प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। अब आइडियली तो वो सी की गलती है, पर यहां पर क्या था, ये जो ए है ना वो वैसे भी इंसॉल्वेंट हो गया था, तो आप प्रेजेंट करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता था। एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वहां पर फिर सी जो है बाद में बी से पैसा वापस मांग सकता है। बी उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तूने टाइम पर प्रेजेंटमेंट नहीं किया, क्योंकि वो प्रेजेंट कर भी देता था तो भी क्या फर्क पड़ता था, कुछ नहीं। देन लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो जो होल्डर है उसने बैंक में वैलिडली प्रेजेंटमेंट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज का, चेक का, जो भी था। बिल ऑफ एक्सचेंज भी बैंक के थ्रू भी होते हैं चेक के अलावा, तो उसने प्रेजेंटमेंट किया। अब बैंक ने नेग्लिजेंटली गलती से क्या किया, वो वापस रिटर्न कर दिया, बोले ये पेमेंट नहीं हो सकता, राइट। When the bill of exchange accepted payable by a specified bank has been duly presented and dishonored if the banker so negligently or improperly keeps, deals with or delivers back the such bill so as to cause the loss to the holder। Ideally वो dishonor नहीं होना चाहिए था, बट बैंकर ने कुछ तो भी बैंकर की गलती की वजह से उसने वापस वो रिटर्न कर दिया होल्डर को। अब होल्डर को लॉस हो गया, वो लॉस कौन भर के देगा, बैंकर भर के देगा। He must compensate the holder for such loss. And last few points, rules of compensation। देखो अगर डिसऑनर हो जाता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उस केस में ए ने बी को फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया था, वो कि डिसऑनर हो गया, तो अब बी जो है वो क्या ए से क्या क्या क्लेम कर सकता, देखो जो अमाउंट ड्यू था वो तो कर ही सकता, उसके अलावा और क्या मांग सकता है वो, होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू टुगेदर विथ एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटिंग, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग क्या है, प्रेजेंटिंग मतलब बी ने प्रेजेंट किया था ए को, ए ने डिसऑनर कर दिया। प्रेजेंटमेंट भी, उस प्रेजेंटमेंट के लिए भी हो सकता है बी को कुछ खर्चा लगा हो, प्रेजेंटमेंट करने उसने आया हो फिजिकली या फिर पोस्ट से भेजा हो। नोटिंग मतलब क्या बोला था अपन ने, गवर्नमेंट अथॉरिटी, एक प्रॉपर अथॉरिटी के साथ में नोटिंग की जाती है, इट इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड कि भाई ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, दैट इज नोटिंग, उसके लिए भी खर्चा लगता है। एंड प्रोटेस्टिंग,
प्रोटेस्टिंग मतलब क्या, ए ने डिसऑनर कर दिया तो हो सकता है बी ए पर केस कर दे, प्रोटेस्ट करे, वो प्रोटेस्टिंग। तो मेन अमाउंट तो क्लेम कर ही सकता है, प्लस प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के खर्चे भी क्लेम कर सकता है। अच्छा, अगर जो दोनों पार्टीज है ए एंड बी, वो क्या है, resides at a place different from that of instrument was payable, इंस्ट्रूमेंट पेएबल था यूएस में, पार्टी है इंडिया में, ठीक है, द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सम एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस, वो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से पैसा क्लेम कर सकता है। पर्सन चार्ज resides at a place different from the instrument was payable, मतलब सॉरी अब लिखने में ये हो गया, पर्सन चार्ज ए ने इशू किया था बी को, राइट, पर्सन चार्ज resides at a place different from the place at which instrument was payable, पेएबल था फॉर एग्जांपल वो यूएस में, वो पर्सन था इंडिया में, या फिर पेएबल था इंडिया में, वो पर्सन था यूएस में, बेसिकली जो चार्ज जिसको किया गया है वो डिफरेंट प्लेस पे और पेमेंट दूसरी जगह पर होना है, वहां पर करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से अपन पेमेंट जो है क्लेम कर सकते हैं। प्लस एन एंडोर्सर हु बीइंग लायबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट सो पेड विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं ये, सिंपली जो डिफॉल्टर है ना, जिसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट करने में, वो लायबल रहेगा फॉर 18% पर एनम इंटरेस्ट के लिए भी। अब उन्होंने लैंग्वेज में लिखते टाइम पर ऐसा लिखा है कि ये क्लेम कौन कर सकता है 18%, जो एंडोर्सर है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को इशू किया था, बी ने एंडोर्स कर दिया सी को, अब सी जब ए के पास में लेके गया, ए ने डिसऑनर कर दिया, सी किससे मांगेगा अब, बी से, तो ये बी अभी का सी को पेमेंट कर देगा और फिर बी जो है वो ए से पैसा मांगेगा, राइट। तो यहां पर सिर्फ वो एंडोर्सर ही नहीं आता, कोई भी पर्सन, मतलब बेसिकली वो वन पर ए टू बी ऐसा इशू किया था, बी ने ए से मांगा, डिसऑनर हो गया, तो यहां पर बी भी ऑब्वियसली क्लेम कर सकता है 18%, नॉट जस्ट एंडोर्सर। तो लिखने के लिए उन्होंने लिखा है। मेन पॉइंट इज कि जो डिफॉल्टर है, जिसने डिसऑनर किया, उसने 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कब से कब तक, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अंटिल टेंडर और रियलाइजेशन देयर ऑफ, एक्चुअल जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक, विथ ऑल एक्सपेंसेस caused by the dishonor and payment. Then when person charged and such endorser is at a different place, then some at such current rate of exchange, वो भी क्लेम किया जा सकता है at the current, जैसा अपन ने ऊपर देखा ना करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से, वो एंडोर्समेंट के केस में भी वही बोल रहे हैं कि अगर प्लेस डिफरेंट है, दो पर्सन अलग अलग प्लेस पर, तो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दैट प्लेसेस, उसके हिसाब से वो क्लेम किया जा सकता है। मतलब वो है सब सेम ही पॉइंट, बट हर एक सेक्शन में, हर एक पॉइंट में अलग अलग पर्सन्स की लाइबिलिटी अलग अलग पर्सन्स के लिए नाम लेकर के लिखा है। जैसे यहां पर ए ने बी को इशू किया था, बी ने सी को एंडोर्स किया था, अब ए अलग प्लेस पर है, बी अलग प्लेस पर है, सी जब ए के पास में मांगने गया, ए ने डिसऑनर कर दिया, सी बी से मांगेगा, बी एक बार का सी को पेमेंट कर देगा, फिर बी जो है ए से मांगेगा। अभी ये जो एंडोर्सर था वो मांग रहा है ए से, ये दोनों अगर अलग अलग प्लेस पर है तो वो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से मांग सकता है। एंड लास्टली, द पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन में ड्रॉ अ बिल पेएबल एट साइट और ऑन डिमांड। जो अमाउंट बिल डिसऑनर हो गया है ना, फॉर एग्जांपल ए ने इशू किया था बिल या फिर प्रोमिसरी नोट 10,000 का, बी जब उसको ए को दिया तो वो डिसऑनर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं वो, बी को फॉर एग्जांपल यहां पर खर्चा लगा और 3,000 का प्रोटेस्टिंग, प्रेजेंटिंग, नोटिंग के लिए। बी क्या कर सकता है, यहां पर
ये 10,000 प्लस 3,000 इसके लिए भी एक नया बिल बना सकता है ए के ऊपर। मे ड्रॉ अ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कॉम्पेंसेट हिम, पेबल एट साइट और ऑन डिमांड। ये जो बिल बना रहा है बी, वो क्या रह सकता है, पेबल एट डिमांड और एट साइट भी रह सकता है। फॉर द अमाउंट ड्यू, मेन अमाउंट 10,000 प्लस ऑल एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड। और ये जो बिल बनाएगा ना बी, उसके साथ में उसको कौन सा बिल अटैच करना पड़ेगा, कौन सा, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो डिसऑनर हुआ था ना, सच बिल मस्ट बी अकम्पनीड बाय द इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड एंड द प्रोटेस्ट इफ एनी। अच्छा, ये जो बिल बनाया था वापस से वो भी डिसऑनर हो गया तो इफ सच बिल इज डिसऑनर्ड, पार्टी डिसऑनरिंग इज लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन इन द सेम मैनर एज द ओरिजिनल बिल। यहां पर लास्ट पॉइंट में बस उन्होंने लिखते टाइम पर ऐसा बोला है, ए ने हो सकता है प्रोमिसरी नोट दिया था बी को, राइट। अब जब बी बनाएगा ए पे तो वो बी क्या करेगा, बिल बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज जनरल, राइट। पे टू मी, वो खुद को पे करने के लिए ऑर्डर दे सकता है उसको, पे टू बी करके ऐसा ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, हियर वी कंप्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एंड अवर लॉ सिलेबस। सहकार्याबद्दल काय म्हणतात आपण? नहीं नहीं, एक वो कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसका, मंडल आभारी है, ठीक। सारे हो गए ना अपने? वी आर डन। एक क्वेश्चन लिखेगा, उसके बाद में एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर 1-2 मिनट की 1-2 चीजें और बताता हूं आपको। हाँ, काइंड ऑफ। एक था विंडिक्टिव, दूसरा क्या था, एग्जेम्पलरी। चलो सिंपल वाला लिखते हैं। What are negotiable instruments? Explain its essential characteristics under the Negotiable Instruments Act. आज के, कल के, ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे। What are inchoate and ambiguous instruments under the Negotiable Instruments Act? For 4 marks.
चलिए स्टॉप। हो गया हो गया। लैंग्वेज कंटेंट थोड़ा सा बेटर खुद को भी आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है कि लैंग्वेज में अपनी इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम, जब से अपन ने चालू किया था तब से थोड़ा थोड़ा हुआ है, नहीं हुआ है? राइट एक महीना अभी अपन ने कर लिया, अब एक महीना फुल फोर्स से आपको करना है। राइट ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू इट विल इंप्रूव। अगर अपन इसकी आंसर की बात करें, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर, एंडोर्सर may sign and deliver to another, leaving the instrument either wholly blank or having written on it word incomplete. It gives the power to its holder to make it complete by writing either the limit specified therein or within the limit specified by the stamps affixed on it. अब ये जो एक पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इन्होंने ये लिख दिया है ना, within the limit specified therein or within the limit specified by the bank by the stamps affixed on it, इसको आप होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स वो नाम से भी लिखा दो सेंटेंस तो कंप्लीटली चलेगा, इनफैक्ट वो बेटर रहेगा। राइट अब वैसा भी लिख सकते हो। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या है? वेर एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंस्टिट्यूट आइदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, और चेक मत लिख देना, दो ही, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। Holder may at his election treat it either instrument and shall henceforth treat it accordingly. Cannot clearly identified as bill of exchange or promissory note. In other words, may be construed as either promissory note or bill of exchange. Provides holder may at his discretion treat it as either and shall thereafter be treated accordingly. Once decided cannot be changed. ऐसा जो है आपको इसमें लिखना था। ठीक है। Yes. Now, certain things about your future plans for 1 month. आज की तारीख क्या है अपनी? 10। एग्जाम कब से है अपनी? 15th May, राइट? लगभग एक महीना पकड़ के चल सकते हैं अपन, थोड़ा 4-5 दिन पहले आप अकाउंट्स, 3-4 दिन पहले जो भी आपका है अकाउंट चालू कर दोगे। लॉ के स्पेसिफिक अगर अपन बात करें, अभी अपने को क्या क्या करना है? देखो, रिवीजन कैसे करनी है अपने को? ऑब्वियसली प्रोविजंस पर फोकस करना है, बट मेन फोकस नाउ शुड बी ऑन क्वेश्चन आंसर्स। ज्यादा फोकस अभी जो है अब काय पे करना है अपने को? क्वेश्चन आंसर्स पर। प्रोविजन को छोड़ देना है ऐसा नहीं, बट अभी तक अपन ने मेन प्रोविजन ही बार बार देखी है। राइट प्रोविजन को भी अब साथ में करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन करते टाइम पर मॉड्यूल अब एक अच्छा, अभी अब इस टाइम पर कोई न्यू मटेरियल रेफर नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, न्यू मटेरियल, नई नोट्स, नए चार्ट दिख रहे या अच्छे जो भी, ऐसे 100 हजारों मटेरियल्स मिलेंगे आपको, बट एक बार आपने जो डिसाइड किया है, जिस पे फॉलो किया है, बस वही कंटिन्यूअस फॉलो करते रहने का। लास्ट टाइम पर कोई भी मटेरियल चेंज नहीं करना। रिवीजन करते टाइम पर कोई भी पॉइंट पर नहीं किया, ऐसा स्टक होके नहीं रह जाना कि नहीं ये पॉइंट में ऐसा क्या था, ये पॉइंट में और डिटेल में जाते। वापस अगर अपन एक एक लाइन, एक एक पॉइंट पढ़ने बैठेंगे तो वापस अपने को एक महीना तो पूरा वही पढ़ने में लग जाएगा। अपने पास अपना मोटिव क्या है कि अपना रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो और फास्ट हो। अभी तक अपन ने पहले एक बार डिटेल में किया है, रिवीजन किया है, टेस्ट सीरीज के टाइम पे करेंगे, तो नाउ ट्रस्ट योर माइंड। अपने को ऐसा लगता है कि यार नहीं आएगा, बट अपन बार बार करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत मतलब उतना जस्ट ट्रस्ट योर माइंड कि अपने को आ जाएगा। ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ओसीडी टाइप होता है ना, कि नहीं ऑब्सेसिव कंपल्शन, कि नहीं मेरे को तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नहीं आएगा। होता है ऐसा, हर किसी के साथ होता है, बट थोड़ा उसको ट्राई करना कम करने का। राइट मेन पॉइंट यही है कि रिवीजन अपने को फास्ट करना है। कोई भी पॉइंट पर अगर ऐसा होता है कि नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा ब्लैंक हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम देयर, पिंग मी एट एनी टाइम,
रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जब भी मैं सवेरे देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा, या फिर रात को जगते रहा तो तब भी कर दूंगा, राइट। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई पॉइंट पर अटक के मत रहना। टाइम इज वेरी क्रूशियल नाउ। कोई नहीं तो आपका मगर प्रोडक्टिविटी नहीं निकली तो फिर वापस से वो दिन भर में ये होता, अरे मैंने पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसको थोड़ा अवॉइड करने का। ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन बोला अपन ने, राइट। अवॉइड टाइम पास, मोबाइल इधर उधर जाना करना। आई बिलीव कि कोई नहीं कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा कम कर दो, बंद कर दो। फैमिली गैदरिंग्स, पार्टीज, बर्थडेज, एवरीथिंग कैन वेट, अटेम्प्ट विल नॉट, राइट। जो भी है सब कुछ छोड़ दो अभी के लिए, थोड़ा 1 महीने की बात है बस, उसके बाद में 1-1.5 महीना जो करना है, जितना करना है, जैसा करना है अपन करेंगे पार्टी। प्रॉपर टारगेट अभी से मतलब बना के रख लो कि अपने को कितना टाइम कौन सी चीज के लिए देना है। एक प्रॉपर प्लान जो है चॉकआउट कर लो कि अपने को, अपने पास में सिर्फ लॉ नहीं है, ऑब्वियसली 4 सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट वाइज कितना कितना टाइम मुझे डेडिकेट करना है। नहीं तो ऐसा लगता है अपने को, कभी अपन लॉ करने बैठे, करते जा रहे 2-3-4 दिन पूरा लॉ को ही दे देते, फिर बाद में समझ में आता कि अरे नहीं, दूसरे सब्जेक्ट का टाइम भी यहाँ पर देना था, वो रह गया, राइट। तो टाइम एक डिसाइड करो, इतना टाइम, फॉर एग्जाम्पल 4 दिन मैंने डिसाइड किए, 4 दिन में मुझे पूरा लॉ करना है, अकॉर्डिंगली उसमें फिर फर्दर ये चीज देखो कि मेरे को कौन सी चीजों पर पहले फोकस करना है। अब जैसे अभी कंटिन्यूस टेस्ट भी देते जा रहे हो, तो उसमें अपने को ये भी समझ में आते जा रहा होगा कि अपने वीक एरियाज कौन से हैं। फोकस ऑन पहले दोज वीक एरियाज जो अपने को नहीं आ रहे हैं, या बार बार रिवाइज करने से भी याद नहीं रह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एक्ट है जो अपने को नहीं जम रहा है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने का, रिविजन का। बीच बीच में ऐसा डाउट आता है, सबको आता है कि अरे मेरे को नहीं आ रहा कुछ भी, कैसे होगा एग्जाम में, होगा कि नहीं होगा, पास होंगी नहीं होंगी, पास होगा नहीं होगा। ऐसा अगर सोचोगे तो डेफिनेटली नहीं होएगा। अपन ने अपने हाथ में जो है, अपने हाथ में जो है वो बेस्ट करने का बस, बाकी आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, जो होगा वो सब लीव इट टू द सुप्रीम एनर्जी, राइट। वो जो है बाद में, बाकी सब उनके हाथ में छोड़ दो, बट अपन बेस्ट क्या कर सकते हैं अपना, बस वो दे देने का। पहला अटेम्प्ट है आपका, नथिंग लाइक दैट। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट। अगर आपको अटेम्प्ट लग भी गए हैं, कोई अगर ऐसा है, तो डोंट कैरी दैट बैगेज कि अगर पीछे क्या हुआ था, अभी होगा या नहीं होगा, राइट। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट दैट। उसको माइंड में रख करके पढ़ाई नहीं करना है। पहला अटेम्प्ट है तो गिव योर बेस्ट, जितना है अंदर, जितना टाइम दे सकते हो, जितना आप दे सकते हो पूरा दे दो इसके लिए, राइट। अपन ने एक और चीज बोली, प्रैक्टिस मोर ऑन थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, ये भी आपको देखने हैं। एमटीपीज थोड़ा सा मतलब आपने बाद में देखा तो भी चलेगा। एमटीपीज इज काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस एंड थोड़े मॉड्यूल वगैरह के भी उसमें रहते हैं, बट आरटीपीज डेफिनेटली देखना है, ठीक है। आरटीपीज मतलब एक ही आरटीपी आती है इस अटेम्प्ट की, बट आपको क्या करनी है, ये वाले अटेम्प्ट की प्लस लास्ट अटेम्प्ट्स की भी देखनी है। अब अपना जो क्वेश्चन बैंक है उसमें लास्ट वाले तक के कवर्ड है, बट ये वाले अटेम्प्ट की नहीं है, राइट। ये वाले अटेम्प्ट की तो देखना ही, आपको देखना है। मार्किंग्स आप करते जा रहे हो, आई बिलीव नहीं कर रहे हो तो अभी भी करते जाओ कि अपने को आखिरी टाइम पर क्या क्या चीजें पढ़नी है, लगे तो उसके साइड में LDR या लास्ट डे ऐसा कुछ तो भी लिख लेना कि मेरे को ये वाला पॉइंट बार बार पढ़ने के बाद में भी ध्यान नहीं रह रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लेना, राइट। LDR LA ऐसा कुछ तो भी मार्क करके रख लेने का। फोकस ऑन वीक एरियाज अपन ने बोला, बाकी टाइम प्रॉपरली अलॉट करो सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को तो डेफिनेटली, बट लॉ में भी स्पेसिफिक देखे अपन तो इनपुट आउटपुट रेशियो अब अपने को जैसा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बहुत बड़ा, बट साथ में उसका वेटेज भी ज्यादा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड पार्टनरशिप एंड कंपनीज, ये 4 का थोड़ा वेटेज अपना ज्यादा है, राइट। LLP जो है इट इज वेरी लेस वेटेज, उसको हार्डली हार्ड आपको 20 मिनट आधी घंटे से ऊपर टाइम नहीं देना है कोई भी रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद में जो ये है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और IRF अगेन 15-20 मिनट का टाइम है। नेगोशिएबल
इन दोनों के बीच में कहीं पर आता है 10 से 12 मार्क्स के लिए, समझ लो 8 से 12 मार्क्स, 10 मार्क का उसका अराउंड वेटेज रहता है रफली, अकॉर्डिंगली उसको जो है कवर करना है। अगेन नेगोशिएबल को थोड़ा लेटर पार्ट में रखा तो चलेगा, ठीक है। अगर आपके बाकी सब अच्छे से हो गए हैं और नेगोशिएबल नहीं हुआ है तो फिर ऑब्वियसली आप नेगोशिएबल को वैसे प्लान कर सकते हो, अकॉर्डिंगली अपना क्या प्रिपरेशन है उसके हिसाब से आपको वैसा प्लान करना है। और कोई कभी भी कैसा भी कुछ भी स्पेसिफिक डाउट रहे, पिंग मी रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग एनीथिंग, राइट, आई एम देयर। बाकी तो स्टडी वेल, मिलते हैं कब, अभी जब भी टेस्ट वगैरह के टाइम पर, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टडी वेल, गिव योर एग्जाम इन द बेस्ट वे एंड देन लेट्स पार्टी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।